हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के बारे में आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया हुआ है, तो इसी की आगे आपने डिटेल स्टडी करनी है क्लास 8th में कि कैसे एयर पोल्यूशन फैलता है और क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं और क्या कैसे इसको आप कम कर सकते हैं। इसी के बारे में पूरा चैप्टर है आपका। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एयर पोल्यूशन होता है क्या और ये फैलता कैसे है। एयर पोल्यूशन के आप बहुत सारे जैसे एग्ज़ाम उसमें भी देखा है कि आपने बहुत सारी बातों में सुना भी होगा कि एयर पोल्यूशन की वजह से ये हो गया, एयर पोल्यूशन की वजह से मार्बल, जैसे ताजमहल है, ताजमहल का एग्ज़ाम्पल अगर ले हम, तो ताजमहल का जो ब्यूटी है पहले बिल्कुल वाइट मार्बल का था ये, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये डैमेज हो गया इसका, और जो इसका कलर है, जो इसका ताजमहल का कलर है वो धीरे धीरे येलोइश हो गया है। ये सब किसकी वजह से हुआ है? ये आपका पोल्यूशन की वजह से हुआ है। जो वहाँ पर आसपास का जो एरिया है, इसका पोल्यूशन की वजह से ही वो सारा जो कंटेमिनेशन ख़राब हो गया है इसका जो मार्बल। और भी आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे। जैसे वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो आपके रिवर्स हैं, रिवर्स के अंदर पूरा पानी बिल्कुल जो पानी है वो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट उसमें डाला जाता है। तो जैसे ही आप उस पानी को कंज्यूम करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एयर पोल्यूशन की वजह से जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आपको, और वाटर पोल्यूशन की वजह से भी आपको बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में आप हम यही पढ़ेंगे कि एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को कैसे आप कम कर सकते हो, कैसे उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका, वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन एक तरह से क्या है? कंटेमिनेशन ऑफ एयर। ठीक है, यानी कि एयर का उसके अंदर, एयर के अंदर इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो जाना। इम्प्योरिटीज़ किस तरह की? वो कुछ सर्टन गैसेस हैं जो आपकी वाया स्मोक, ठीक है, जब आपके एटमॉस्फेयर में स्मोक फैल जाती है तो वो स्मोक क्या है? जैसी आपकी एटमॉस्फेयर में जो एयर है, एयर के साथ मिक्स हो जाती है वो, और मिक्स होने के बाद वो एयर को पोल्यूट कर देती है। ठीक है, वो एयर आपके लिए हार्मफुल होती है, वो लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी। लिविंग थिंग्स में क्या होता है, वो बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसकी वजह से, और नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे अभी हमने ताजमहल का एग्जांपल लिया है कि वो जैसे मार्बल है, आपके स्टेचूज़ हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हाउ डज़ एयर गेट पोल्यूटेड। ये पोल्यूटेड कैसी होती है? एयर पोल्यूशन फैलता कैसे है? इसके पोल्यूटेंट कौन से हैं? पोल्यूटेंट क्या होता है? पोल्यूटेंट वो होते हैं जिनकी वजह से जो एयर है वो पोल्यूट होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट आपके एयर में आते कैसे हैं? जैसे किसी किन्हीं सोर्सेज की वजह से स्मोक है, इंडस्ट्रीज़ में जैसे स्मोक होती है तो वो एयर में फैलती है। डस्ट होती है, ठीक है, डस्ट किस वजह से डस्ट हो जाती है? जैसे, और फॉरेस्ट फायर की वजह से जो धुआं निकलता है, जंगलों में जब आग लग जाती है तो उसकी वजह से धुआं निकलता है, या फिर वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से जो धुआं निकलता है, वो सारा धुआं क्या है, एयर के अंदर मिक्स हो जाता है। एयर के अंदर मिक्स होने के साथ ही वो बहुत सारी गैसेस होती हैं, हार्मफुल गैसेस हैं, उन हार्मफुल गैसेस को क्या कर देता है, एयर के अंदर मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो एयर है वो पोल्यूट हो जाती है। तो वो गैसेस जिनकी वजह से एयर पोल्यूट होती है उनको क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूटेंट। ठीक है, और बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं इसकी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से। तो और इसका मेन जो हमारा आजकल जो इशू है वो हमारा व्हीकल्स, जितने भी व्हीकल्स हैं वो क्या करते हैं, हाई लेवल का पोल्यूटेंट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। ये सब क्या है, जो आपके व्हीकल्स हैं जो धुआं छोड़ते हुए चलते हैं, उन व्हीकल्स के से ये सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही हार्मफुल गैस होती है। ये सारी गैसेस आपके इसमें एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है एयर में, और जैसे ही आप ब्रीद करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग के साथ साथ वो गैसेस आपके बॉडी के अंदर चली जाती हैं। जैसे बॉडी के अंदर जाती हैं आपके, और बॉडी के अंदर जाने से वो क्या होती हैं, वो आपके ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अगर एक बहुत ज़्यादा गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है तो एक पर्सन की डेथ तक हो सकती है इससे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम और भी कौन कौन सी गैसेस है वो स्टडी करेंगे। जैसे स्मोक,
स्मोक क्या होता है? स्मोक आपने सुना होगा, स्मोक होता है स्मोक और फॉग का मिक्सचर। स्मोक के अंदर फॉग, जैसे विंटर्स में फॉग होती है, उस फॉग के अंदर जब स्मोक मिल जाता है तो उसके अंदर वो उसको हम क्या बोलते हैं? स्मोक। स्मोक में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे मिक्स हो जाती है। तो ये एक तरह से अगर हम जो जितने भी पर्सनस अगर स्मोक फैली है तो पर्सन ब्रीदिंग करेंगे तो उनके अंदर क्या होता है? अस्थमा की, कफ की, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका और भी जो बहुत सारी, सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है इस एयर पोल्यूशन के लिए? आज इसके लिए हमारा जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ एयर पोल्यूशन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। सबसे मेजर उसमें आती है पेट्रोलियम रिफाइनरीज़। जो रिफाइनरीज़ होती हैं उनके अंदर क्या होता है? बहुत सारी गैसेस छोड़ते हैं वो, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फ़र जो डाइऑक्साइड है ये कैसे जो आपके पावर प्लांट होते हैं कोल के अंदर फ्यूल के मिक्स होते हैं तो उसके अंदर एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है उसको, ठीक है। तो जैसे ये गैसेस आपकी एयर के अंदर जाती हैं तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ा देती है। तो एक तरह का और है इसमें पोल्यूटेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की शॉर्ट फॉर्म होती है CFC, ठीक है। CFC, C फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो एंड C फॉर कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो मेन, हम इसको क्यों डिस्कस करें? क्योंकि ये जो ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये उसको डैमेज करती है, ठीक है। ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा हार्मफुल, ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल कौन सी गैस होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये आती कहाँ है? ये आपके रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर, एरोसॉल स्प्रेज होते हैं, इन सब से ये गैस प्रोड्यूस होती है। और ये जैसे ही आपकी एटमॉस्फेयर में जाती है तो ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा? अगर ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो गई तो क्या होगा? जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं सन से, वो क्या होंगी? आपके अर्थ तक आ जाएंगे, अर्थ तक पहुंचेंगी, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, मेनली कैंसर की बीमारी हो सकती है उससे। तो हमारे लिए अगर एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा कौन है? ऑटोमोबाइल्स के जो डीजल और पेट्रोल बर्न होता है, जैसे व्हीकल चलते हैं तो डीजल पेट्रोल बर्न होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? ये हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं और वो गैसेस आपकी एयर के अंदर एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, जिससे क्या होता है? आपको ये एयर को पोल्यूट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है केस स्टडी द ताजमहल। ताजमहल जो है, ताजमहल एक बहुत ही मतलब कि ब्यूटीफुल वाइट मार्बल का बना हुआ था। तो जैसे जैसे एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके आसपास के एटमॉस्फेयर के अंदर जो ये पॉल्यूटेंट हैं, एयर पॉल्यूटेंट बढ़ते गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ? तो जो उसका मार्बल का कलर है वो कैसा हो गया वहाँ पर? येलोइश। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पर जितनी भी उसके आसपास की इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ से एक सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की जो गैसेस प्रोड्यूस होती है, वो गैसेस क्या करती हैं? हाँ, वहाँ पे एयर पोल्यूशन फैलाती है। और अगर एसिड रेन की वजह से भी हम कहते हैं कि ये जो आपका ताजमहल है, इसकी ब्यूटी को नुकसान पहुँचा है एसिड रेन वैसे होती क्या है? एसिड रेन वो होती है जैसे आपका जितने भी पॉल्यूटेंट हैं, जब ये एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। जब ये एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं और जैसे ही बारिश होती है, रेन आती है, तो वो रेन की जो ड्रॉपलेट्स हैं उसके अंदर जितने भी पॉल्यूटेंट हैं मिक्स हो जाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि वो पॉल्यूटेंट उस वाटर के साथ मिक्स होके एसिड बनाते हैं, ठीक है। एसिड बनाएंगे जब तो वो जो एसिड है वो क्या होगा? मार्बल पे भी पड़ेगा। जो वहाँ पे ताजमहल है, ताजमहल के मार्बल पे भी वो एसिड पड़ा, तो जिससे क्या हुआ कि जो मार्बल है वो धीरे धीरे उसका जो सरफेस था, उसकी शाइनिंग थी, वो धीरे धीरे कम होती चली गई और वो येलोइश हो गया है, ठीक है। इस तरह इस सिचुएशन को एक तरह से मार्बल कैंसर भी कहा जाता है। तो इसके लिए, इसकी ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब पीछे एग्ज़ाम दिया था कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके आसपास की इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी अपना जो पॉल्यूटेंट लेवल है उसको कम करने के लिए कहा गया था। जितने और ये था कि जो इसके आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर जो व्हीकल्स हैं, वहाँ उन व्हीकल्स में
अब पेट्रोल या डीजल ना यूज़ करके वो सीएनजी और एलपीजी के व्हीकल्स वहाँ पर चलेंगे। ठीक है, सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एग्जाम होती है ये। और एलपीजी के बारे में तो आप सबने सुना ही हुआ है। तो यही गैसेस क्यों यूज़ करने के लिए कहा गया इन तरह के व्हीकल्स को? क्योंकि जब हम इनको यूज़ करते हैं तो इससे आपको स्मोक नहीं निकलती, धुआं नहीं निकलता, इनमें स्मोकलेस होते हैं। तो इसीलिए इस तरह के व्हीकल्स को यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि एयर के अंदर स्मोक नहीं फैलेगी और हमारी जो एयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो पोल्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में क्या है? एक तरह से हम जो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इन गैसेस को हम स्टडी करते हैं कि कैसे ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल है या क्या इनका किस तरह से इनके बढ़ने से हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में क्या आता है कि जैसे हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या रोल है? जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, ठीक है, तो कंज्यूम करते हैं। तो ये जो गैस है, ये अगर एक्सेस में हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाए, एक्सेस में जैसे मान लो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं इस अर्थ के ऊपर, वो सारे क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सेल करते हैं। और दूसरा, जितनी भी आपकी ये आपके जो व्हीकल्स होते हैं, इनकी वजह से भी ये गैस रिड्यूस होती है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कॉन्टीन्यूसली हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर अगर इसकी अमाउंट बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अगर अमाउंट बढ़ जाए एटमॉस्फेयर के अंदर, तो क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हीट को ट्रैप कर लेती है। जैसे सन से जो हमें हीट मिलती है, उसको हीट को वो ट्रैप कर लेती है। और क्या होता है कि ये इसको हीट को इस एटमॉस्फेयर के अंदर अपने अंदर ट्रैप कर लेगी। तो क्या होगा कि ये इसको अलाउ नहीं करती कि इसको स्पेस के अंदर एस्केप करने के लिए अलाउ नहीं करती। तो जिससे क्या होता है कि जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, वो क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ जाएगा। हमारे अर्थ के ऊपर अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ गई, उसने हीट को ट्रैप किया हुआ है वहाँ पर, उसके अंदर हीट है, तो हीट की वजह से क्या होगा? वहाँ का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा धीरे धीरे। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग। इसका इफ़ेक्ट क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग का? जितने भी आपके जैसे ये आइसबर्ग्स हैं, ठीक है, जो आपके वहाँ पर, तो क्या होगा कि वहाँ पर वो जो धीरे धीरे आइस है वो क्या होगी? पिघलनी शुरू हो जाएगी। अगर वो पिघलनी शुरू हो गई तो जो वाटर का हमारी अर्थ के ऊपर अभी क्या है, हम क्या कहते हैं कि 75% आपकी जो अर्थ है उसके अंदर वाटर है और 25% पे हमारा क्या है? लैंड एरिया है। तो अगर वाटर बढ़ गए हमारी अर्थ के ऊपर, तो लैंड एरिया है जो वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। धीरे धीरे लैंड एरिया कम हो जाएगा और सी लेवल है, सी लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो भी एक तरह से हार्मफुल है। तो इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको ये क्या करती है? हमें ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज़ करती है। ठीक है, इसीलिए इस गैस को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस। इसी तरह और भी जो गैसेस हैं, और कौन कौन से? नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, ये सारी गैसेस को भी हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि ये अर्थ के जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है उसको क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। ठीक है, और अगर हम इसका पीछे की स्टडी को देखें तो अर्थ का जो रेगुलर टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, वो हर ईयर, हर साल वो 0.5 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर इसी तरह इंक्रीज़ बढ़ता रहा तो जितने भी ग्लेशियर्स हैं हमारे, वो क्या होंगे? धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएंगे और वो सारा वाटर, जिससे क्या होगा? सी लेवल बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही हार्मफुल होगा हमारे लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? इससे बचने का अगर क्या सोल्यूशन हो सकता है कि धीरे धीरे जो CO2 है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के अंदर उसकी कंजप्शन कम हो जाए। एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी वो कम होगी उतना ही अच्छा होगा। तो सबसे मेन सोर्स क्या है उसका? जैसे कहाँ से आती है वो? आपके व्हीकल से आती हैं ये सारी गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। अगर व्हीकल से निकलने वाला धुआं कम हो जाए तो ये गैसेस कम हो सकती हैं। वो धुआं कैसे कम होगा? अगर हम व्हीकल्स में डीजल और पेट्रोल की जगह CNG या LPG गैसेस को यूज़ करेंगे तो वो धुआं
बहुत ही कम हो सकता है, स्मोक कम हो सकती है, और जो आपकी गैसेस है, जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, रिड्यूस कर सकते हैं हम उसको। क्लियर। और क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी आपके प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंज्यूम करते हैं। तो जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतने ही ज़्यादा कंजप्शन होगी उसकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाने चाहिए, पेड़। ठीक है, जितने ज़्यादा आप पेड़ लगाओगे उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंजप्शन बढ़ेगी, और अगर इसकी कंजप्शन बढ़ेगी तो ये एटमॉस्फेयर में अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। कंटेमिनेशन का मतलब क्या होता है, ख़राब होना, वाटर का ख़राब होना, या एक तरह से कह सकते हैं हम डर्टी वाटर। कैसे होता है ये डर्टी वाटर, जैसे आप जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर ये इंडस्ट्रीज़ अपना वेस्ट वाटर के अंदर डाल देती हैं तो जो वाटर है वो कंटेम्प्ट हो जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है, और वॉशिंग क्लॉथ्स, बाथिंग, इन सब की वजह से भी हमारा जो वाटर है वो ख़राब होता है। तो इसका सीधा इफ़ेक्ट किस पे जाता है, इसका इफ़ेक्ट जाता है हमारे एग्रीकल्चर पे, या फिर जो जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं सभी के ऊपर इसका इफ़ेक्ट जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल है वाटर पोल्यूशन। इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या है, द सब्सटेंस व्हेन द वाटर गेट पोल्यूटेड और कंटेमिनेटेड, दैट इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। और जिनकी वजह से, जिन सब्सटेंसेस की वजह से वाटर पोल्यूट होता है उसको क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूटेंट। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डज़ वाटर गेट पोल्यूटेड। वाटर पोल्यूट कैसे होता है, वाटर जितने भी पर्सन्स हैं वो सब क्या हैं, वाटर कंज्यूम करते हैं। सबसे पहले इसमें हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे गंगा रिवर के बारे में केस स्टडी पढ़ेंगे। गंगा रिवर आपने सुना होगा, गंगा एक्शन प्लान सुना होगा, ये सब किससे रिलेटेड, आपके कंटेमिनेटेड वाटर ऑफ रिवर गंगा का पानी जो ख़राब हो गया उसके बारे में है ये सारा। तो जो गंगा जो हमारी है एक होली रिवर मानते हैं, उसका जो वाटर का पोल्यूटेंट लेवल है उसका वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ से गंगा होती जाती है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ उसके आसपास है, वो सब अपना जितना भी वेस्ट है वो सारा किस में डालते हैं, गंगा में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, उसका पानी ख़राब हो गया। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्शन प्लान बनाया था। उस एक्शन प्लान का नाम क्या था, गंगा एक्शन प्लान। इसके जो प्रोग्राम लॉन्च किया था ये 1985 में। तो इसका पर्पज़ क्या था इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का, कि जो रिवर है इसका जो पोल्यूशन लेवल है उसको किस तरह से कम किया जाए। उसको कम करने के लिए बहुत सारे जो टाइम टू टाइम हमारे प्लान्स चलते रहते हैं, और इसके लिए एक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल मिशन भी बनाया था गंगा को क्लीन करने के लिए, नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीन गंगा। ये 2016 में था। इसके अकॉर्डिंग इस गंगा रिवर को मतलब बड़े लेवल पे इसको साफ़ करने के लिए प्रोग्राम चलाया था। सबसे इसके लिए कि जो आसपास की इंडस्ट्रीज़ थी, जितनी भी जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको मतलब रोका गया कि अपना जो उनका वेस्ट है वो इस गंगा रिवर में ना डाला जाए उसको, या फिर जो वेस्ट आता है उसको ट्रीटमेंट करने के बाद, ट्रीटमेंट यानी कि उसके अंदर से जो हार्मफुल मटेरियल है उसको निकालने के बाद ही उसको उस वाटर को उस रिवर के अंदर डाला जाए। तो ये सारे इन फैक्टर्स पे स्टडी की गई और धीरे धीरे गंगा के इस एक्शन प्लान के ऊपर काम चल रहा है ताकि जो रिवर गंगा है उसको साफ़ किया जा सके। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक, व्हाट इज़ पोटेबल वाटर एंड हाउ इज़ वाटर प्यूरिफाइड। पोटेबल वाटर क्या होता है, जो आपका पीने लायक पानी है, वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोटेबल वाटर। ठीक है, तो अगर हम अपनी अर्थ पे पोटेबल वाटर की बात करें तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमारी अर्थ के ऊपर पोटेबल वाटर है। बाकी तो वाटर हम प्यूरीफाई करने के बाद ही उसको कंज्यूम करते हैं। जो पोटेबल वाटर है, जो आपका जितने भी आपके सी वाटर है, सी वाटर को तो आप कंज्यूम कर ही नहीं सकते क्योंकि बहुत ही सॉल्टी होता है।
तो पोटेबल किसी भी मतलब कंटेमिनेटेड वाटर को पोटेबल बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्यूरिफिकेशन वाटर में जो आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि हम क्या करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, हम बहुत उसमें बॉयल करने के बाद उसको यूज़ करते हैं। बॉइलिंग की वजह से क्या होता है, उसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, जिससे वो वाटर पीने लायक बन जाता है, पोटेबल हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, एक फ़िज़िकल मेथड भी होते हैं। फ़िज़िकल मेथड में क्या होता है, कैंडल टाइप फ़िल्टर होता है, हाँ, जो आप अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, कैंडल टाइप फ़िल्टर होता है। उसमें क्या होता है, सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं उससे और पानी पीने लायक हो जाता है। दूसरा जो बहुत मतलब एक मेथड है हमारे पास, कौन सा है, बॉइलिंग। बॉइलिंग मेथड है, बॉइलिंग मेथड से भी उसके अंदर के सारे जर्म्स जो होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। थर्ड मेथड है हमारे पास क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन एक केमिकल मेथड है प्यूरिफाइंग करने का वाटर को। उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका क्लोरीन टैबलेट्स होती हैं या फिर ब्लीचिंग पाउडर होता है वो वाटर के अंदर डाला जाता है, जिसकी वजह से जितने भी उसके अंदर जर्म्स हैं और इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो और आपका जो वाटर है वो क्लीन हो जाता है और पी सकते हैं आप उसको। नेक्स्ट है व्हाट कैन बी डन। अब इस एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए हमारे पास होते हैं एक फॉर्मूला है हमारे पास 3R। 3R का क्या मतलब होता है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। यानी कि जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उनको जो वाटर को कंटेम्प्ट करती हैं या फिर जो एयर को कंटेम्प्ट करती हैं, उस तरह की जो चीज़ों को हमें अपने उसमें कम से कम यूज़ करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, उसकी कंजप्शन कम कर देनी चाहिए। दूसरा है रीयूज़ यानी कि जैसे होता है कि हम क्या करते हैं, एक चीज़ को एक बार यूज़ किया और उसको फेंक देते हैं, बट हम उसको अगर बार बार यूज़ करेंगे तो उसकी कंजप्शन अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड होता है हमारे पास रिसाइकिल यानी कि जो वेस्ट आप फेंकते हो उसी को दोबारा से रिसाइकिल करके फिर से यूज़ करना। अगर हम अपनी लाइफ में ये तीनों चीज़ें को ले आते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, तो जो हमारी वाटर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो सकती है। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि अगर हम अपने एटमॉस्फेयर को साफ़ करना चाहते हैं तो हमें ये इको फ्रेंडली मेथड्स हमें यूज़ करने चाहिए। थैंक यू।